हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योग की यूनिट नंबर 2 जो कि है स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा, भार प्रबंध एवं जीवन शैली। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन दिया गया था डेलबर्ट ओबरटूफर के द्वारा, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है स्वास्थ्य में सुधार करना, मूल क्रियाओं में सुधार करना, चरित्र का उत्थान करना, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास तथा ज्ञान में वृद्धि ये सभी आते हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। वहीं बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 में हुई थी, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स संस्थान पटियाला में, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, अतः बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल कब प्रारंभ हुए? तो राष्ट्रीय खेल सन 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुए थे, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न है शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा अरस्तू के द्वारा दी गई थी, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा के कितने क्षेत्र हैं? तो शारीरिक शिक्षा के कुल 8 क्षेत्र होते हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षण एवं उसका पूर्ण विकास किया जाता है, यह परिभाषा दी गई थी जेपी थॉमस के द्वारा, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र निम्न में स्वस्थ जीवन, स्वस्थ सेवाएं तथा स्वास्थ्य संबंधित हिदायतें आती हैं, अतः राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है शरीर में वात, पित्त व कफ की समान अवस्था है, यह परिभाषा उद्धृत की गई है आयुर्वेद से, अतः इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मन, आत्मा और शरीर से स्वस्थ और संतुष्ट होना, विशेषकर किसी भी शारीरिक दुख या दर्द का नहीं होना ही स्वास्थ्य है, यह अंश उद्धृत किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वहीं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक है? तो इसके ऑप्शन है भोजन, व्यायाम, निद्रा तथा विश्राम, तथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि भोजन, व्यायाम, निद्रा तथा विश्राम ये सभी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का कार्य करते हैं, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है उत्तम स्वास्थ्य संबंधी आदतें हैं, तो इसके ऑप्शन है दांतों और मुंह की सफाई करना, ऑप्शन बी है व्यायाम करना, ऑप्शन सी है निश्चित समय पर सोना और जागना, तथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वहीं अगला प्रश्न है मलेरिया बुखार किसके काटने से होता है? तो मलेरिया बुखार एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो मलेरिया रोग के लक्षण में ठंड लगना, पसीना आना, रोगी का कमजोर होना, ये सभी लक्षण मलेरिया रोग के होते हैं, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है पेट में कीड़े उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो पेट में कीड़े उत्पन्न होने के कारण होता है ज़्यादा मीठा खाना या फिर हाथों में मल का जमा हो जाना, ये दोनों कारण पेट में कीड़े उत्पन्न होने के हो सकते हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है टीएवी टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो टीएवी टीका टाइफाइड रोग में लगाया जाता है, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कुकुर खांसी फैलती है, तो कुकुर खांसी वायु के द्वारा फैलती है, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न है शरीर की रोगों से रक्षा की शक्ति को क्या कहते हैं? तो शरीर की रोगों से रक्षा की शक्ति को प्रतिरक्षा शक्ति कहते हैं, अतः ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न है छींक, जुकाम, खांसी तथा ज्वर किस रोग के मुख्य लक्षण हैं? तो जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं रोग, उनमें से छींक, जुकाम, खांसी तथा ज्वर इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो यह आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चेचक के विषाणु का नाम होता है वेरियोला वायरस, अतः ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग में लगाया जाता है, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में
कौन सा रोग अब भारत में नहीं है? तो चेचक रोग अब भारत में नहीं है, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, छोटी माता रोग होता है जिसे स्मॉल चिकन पॉक्स कहते हैं, तो यह विषाणु से होता है, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल में कौन सा रोग होता है? तो अशुद्ध रोग में दिए गए ऑप्शन में से हैजा रोग होता है अशुद्ध जल के सेवन के कारण, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के द्वारा हैजा फैलता है, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, चेचक का रोग होता है? तो चेचक का रोग वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है, अतः ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, चेचक का समाप्ति काल कितना होता है? तो चेचक का समाप्ति काल लगभग 2 हफ्ते यानी कि आप 10 से 12 दिन कह सकते हैं होता है, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, तपेदिक एक संक्रामक रोग है, यह किसके द्वारा फैलता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जल द्वारा, वायु द्वारा या फिर कीटों द्वारा, तो इनमें से किसी के द्वारा तपेदिक रोग नहीं फैलता है, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन किसमें पाया जाता है? जिसके ऑप्शन है, अंडे में, गाय के दूध में, ऑप्शन सी है मांस में, तथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में राइबोफ्लेविन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो रक्त में पाई जाने वाली शुगर या शर्करा सुक्रोज कहलाती है, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम फ्रांस में अपनाया गया था, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना सन 1939 ईस्वी में की गई थी, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न है, एड्स किसको इंगित करता है, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, ड्रग्स लोग क्यों लेते हैं? तो ड्रग्स लोग कई कारणों से लेते हैं, जिसमें पहला कारण हो सकता है बेरोजगारी के कारण, दूसरा सफलता एवं असफलता के कारण, तथा दवाओं की अवैध बिक्री के कारण भी लोग ड्रग्स लेते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी नशा क्यों करते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, वे शारीरिक रूप से होने वाली थकान को कम करना चाहते हैं, ऑप्शन बी है शारीरिक रूप से वे प्रतियोगिता या मुकाबलों में अव्वल रहने के लिए, ऑप्शन सी है ताकत पाने व किसी विशेष मुकाबले के लिए भार बढ़ाने के लिए, तथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो खिलाड़ी नशा करते हैं उपरोक्त इन सभी कार्यों के लिए, अतः राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ड्रग्स नहीं है? तो इसके ऑप्शन है कैफीन, कोकीन, थर्ड ऑप्शन दिया गया है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तथा ऑप्शन डी है पान। तो इन सब में से पान आपका एक ड्रग्स नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, धूम्रपान से क्या हानि है? तो धूम्रपान के कारण धूम्रपान उच्च रक्तचाप को बढ़ाता है, यह दिलों के रोगों का कारण बनता है, तथा यह श्वास रोगों की ओर ले जाता है जैसे दमा, तथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कैफीन के प्रयोग के दुष्परिणाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है, शरीर का तापमान भी बढ़ाती है, हृदय रोग बढ़ाती है, तथा ऑप्शन सी है यह अस्थायी तौर पर थकान व भूख को गायब कर देती है, तथा ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कैफीन के प्रयोग के कारण शरीर का तापमान, हृदय रोग तथा अस्थायी तौर पर थकान व भूख को गायब करना कैफीन प्रयोग के दुष्परिणाम होते हैं, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, स्थूलता का कारण नहीं है? तो स्थूलता का कारण निम्नलिखित में से राजनैतिक कारक नहीं है, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भार को कम करने का उपाय है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, व्यायाम, उपचारात्मक आहार, ऑप्शन सी है व्यवहारिक कार्यक्रम, तथा ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी के कारण भार को कम किया जा सकता है, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य से क्या लाभ होते हैं? तो स्वास्थ्य से अच्छी आदतों का विकास होता है, शरीर के वजन का संयोजन होता है, सामाजिक विकास होता है, तो ये सभी स्वास्थ्य से लाभ होते हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, अत्यधिक वसा ऊतक इष्टतम शारीरिक कार्य की आवश्यकता से अधिक है, स्थूलता कहलाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया गया था एस.आर. विलियम के द्वारा, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, स्थूलता का दुष्परिणाम क्या है? तो स्थूलता का दुष्परिणाम कार्य करने की असमर्थता, हृदय संवहनी अव्यवस्था, दुर्घटना को उन्मुख करना, ये सभी स्थूलता के दुष्परिणाम होते हैं, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक फिटनेस व्यक्ति की अवयव क्षमता से संबंध है, जिसमें हम अपने रोजाना के सामान्य कार्य बिना थके या थकान के संपन्न करते हैं और अचानक आने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल और ऊर्जा सुरक्षित रखते हैं। यह परिभाषा दी गई थी निक्सन के द्वारा, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शारीरिक फिटनेस का मुख्य घटक है?
तो इसके ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक अवस्था, ऑप्शन बी है गामक कौशल संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य था। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों सही हैं, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्फूर्ति कितने प्रकार की होती है? तो स्फूर्ति 2 प्रकार की होती है, सामान्य स्फूर्ति व विशिष्ट स्फूर्ति, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्फूर्ति को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? तो इसके ऑप्शन है उम्र, मौसम, थकावट। तो उम्र, मौसम और थकावट ये सभी स्फूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है जाति, यह स्फूर्ति को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ताकत का प्रकार है? तो इसके ऑप्शन है अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत, तथा ऑप्शन सी दिया गया है ताकत सहन शक्ति, तथा ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है? तो सोना किसी भी प्रकार के व्यायाम में नहीं आता है, तो एरोबिक व्यायाम का प्रकार सोना नहीं होता है, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सहन शक्ति का प्रकार है? तो इसके ऑप्शन है एरोबिक सहन शक्ति, गति सहन शक्ति, तथा ऑप्शन सी है शक्ति सहन शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।